लिमिट कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहली बात हम लिमिट के लिए बात करें कि अगर हम कहें कि भाई लिमिट को आप डिफाइन करिए एक वर्ड में, कुछ छोटे में आप डिफाइन करिए, तो हम कहेंगे एन एक्सपेक्टेड वैल्यू। वो कलर की बात है, कभी कभी वो एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है। तो लिमिट एन एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब हमने कोई फंक्शन लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये हमको x प्लस 2 ये देगा, तभी देगा जब x की वैल्यू 2 ना हो, क्योंकि अगर ये x की वैल्यू 2 हो गई तो ऊपर भी 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा, ये ऊपर भी 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड, विच इज नॉट डिफाइंड। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी कहलाती है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और डेप्थ पे विचार करते हैं। ये हमने लिखा x और इधर लिखा fx। जब x की वैल्यू 2 है, जब x की वैल्यू 2 है तो उस केस में जब x की वैल्यू 2 है, अगर एग्जैक्ट 2 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही है। अगर हम 2.1 रखेंगे तो वैल्यू हमको मिलेगी 4.1। अगर हम 2.01 रखेंगे तो वैल्यू मिलेगी 4.01। अगर हम 2.001 रखेंगे तो वैल्यू मिलेगी 4.001। तो आप देख ले कि जैसे जैसे हम 2 के करीब आ रहे हैं, 2 के करीब आ रहे हैं, तो वैल्यू भी हमको 4 के करीब मिल रही है। 4.001 यानी 4 को अप्रोच कर रही है। 4.01 ये 4.1। फिर अब हमने पुट किया 1.9 पुट कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है 3.9। अब हमने पुट किया 1.99 तो 3.99। फिर हमने पुट किया 1.999 तो अब ये मिल रहा है 3.999। मतलब जैसे जैसे अब हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं, ये वैल्यू भी 4 को अप्रोच कर रही है। मतलब जब हम यहाँ पे 2 को अप्रोच कर रहे होंगे तो वैल्यू भी 4 को अप्रोच करेगी। जब हम 2 को अप्रोच कर रहे होंगे तो वैल्यू 4 को अप्रोच कर रही होगी। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू इसकी 4 आएगी वो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, वो अप्रोच करने के बाद आई है, वो x टेंडिंग टू 2 पे आई है। मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तब एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 ये हमको 4 दे रहा है। व्हेन x अप्रोचेस टू, x इज इक्वल टू 2 नहीं है ये, क्योंकि 2 पर तो एग्जैक्टली 0/0 आ जाएगा। टू पर तो एग्जैक्टली 0/0 आ जाएगा। अब हम आपसे पूछें कि fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स है कि क्या होगा। अगर आप ये कहते हैं कि इट इज़ एक्स स्क्वायर तो इट इज़ रॉन्ग। हाँ, अगर हम ये कहें कि एक्स क्यूब अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज़ ओके, देन इट इज़ ओके। एक्स 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तो ये 0/0 हो जाएगा, तो सारा मामला चौपट, बेकार हो गया। अब जैसे कि कोई क्वेश्चन लिमिट x टेंडिंग टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 ये लिखा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। अब x माइनस 3 को कैंसिल हम कर सकते हैं क्योंकि x 3 नहीं है, x टेंडिंग टू 3 है।
अब हमने लिखा ऑन टेकिंग लिमिट, ऑन टेकिंग लिमिट, तो ये आ गया 3 + 3 दैट इज 6। अब जैसे हमने x2 का अप्रोच कर रहा था तो हमने पहले 2 से कम वैल्यू पुट करी, 1.999, फिर 1.99, 1.9 ऐसे वैल्यू पुट करी। और जब 2 के राइट में अप्रोच कर रहा था तो हमने वैल्यू पुट करी थी 2.1, 2.01, 2.001 ऐसे हम पुट कर रहे थे। तो जो हम राइट को रखते हैं तो उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, जो लेफ्ट को करते हैं उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में बात कर लें। क्वेश्चन अभी हम सिंपल सा ही क्वेश्चन लेकर इस बात को पूरा कर लेते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 4 x² - 16 अपॉन x - 4 ये है। अब इसमें हमको राइट हैंड लिमिट लेनी है, यानी कि 4 से ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, x = 4 + h रखेंगे। अब x तो 4 को अप्रोच कर रहा है और आप कह रहे हैं कि हम 4 + h रखेंगे, हमको इसकी बात भी माननी है, यानी कि h को हम 0 कर दे रहे हैं, हम इसकी भी बात मान रहे हैं। अब हम कहेंगे कि h अप्रोचेस 0। तो अब हो गया ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह 4 + h रखेंगे तो 4 + h² - 16 अपॉन 4 + h - 4 सिंप्लीफाई कर लें 16 + h² + 8h - 16 अपॉन h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 16 कैंसिल हो गया, ऊपर से h भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा h + 8। अब हम ऑन टेकिंग लिमिट, आंसर 8। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड लिमिट। अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 4 बीच में बैठा है तो 4 से इधर आपके साथ हम बोल रहे हैं तो 4 से इधर, और आप इधर से देखें तो 4 के राइट इधर। तो अब x = 4 - h, बात इनकी माननी है, इनकी बात माननी ही पड़ेगी। तो अब h को 0 कर दें, दोनों का ही कहना हो गया कि x = 4 - h, वो भी रख दिया। क्वेश्चन में भी हमने h को 0 करके फिर आगे बढ़ा दिया, 4 - h का होल स्क्वायर - 16 अपॉन 4 - h - 4 ये लिख लिया। तो अब ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 16 + h² - 8h - 16 अपॉन नीचे -h है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h² - 8h अपॉन -h, h कैंसिल कर दें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 -h + 8, यानी कि आंसर 8। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई और ये राइट हैंड लिमिट हो गई, दोनों का इक्वल, दोनों इस वक्त इक्वल आ रही हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये एक लिमिट है, कहने का मतलब कि आपका आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। इसके बाद अब आगे की बातें। लिमिट डजंट एग्जिस्ट, ये हेडिंग है, मतलब आंसर तो हमारा ये है ही, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो तो होता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो। इनमें अब डिफरेंट केसेस कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू ए है, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू बी है, ए इज नॉट इक्वल टू बी
और ए बी बोथ आर रियल नंबर, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, और हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट। मतलब कहने का दोनों लिमिट्स अपने में एग्जिस्ट कर रही हैं, वो एक अलग की बात है, उस फंक्शन की लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है। फिर अब लेफ्ट हैंड लिमिट मान लिया ए आ गई, और राइट हैंड लिमिट कुछ प्लस माइनस इन्फिनिटी मान ले, तो लिमिट तो डज नॉट एग्जिस्ट है ही। इस केस में हम कहेंगे ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट। इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ प्लस माइनस इन्फिनिटी, और राइट हैंड लिमिट हमने मान लिया बी आ रहा, तो हम कहेंगे ओनली राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट। अब इसके बाद लास्ट केस इसका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये क्या, इसमें हम कह रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और हेडिंग चल रही है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये कैसे हो जाएगा? यस, हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर दोनों की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आ जाए या दोनों की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आ जाए, अगर बोथ आर इन्फिनिटी, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अगर हम लोग दोनों की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, हमने इज इक्वल टू का साइन आपको समझाने के लिए लगाया है, क्योंकि इन्फिनिटी में कभी भी इक्वल टू नहीं लगाते हैं। तो इस केस में दोनों ही लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड लिमिट डोंट एग्जिस्ट, दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। तो ये हो गया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का पूरा मामला। अब आगे पढ़ते हैं, आगे इसमें नेक्स्ट चीजें फिर देखते हैं। कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी अगर हम कुछ भी नहीं जानते हैं, और पूछा जाए, कोई ग्राफ दिख रहा हो, पूछा जाए कि बताओ कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो बड़ा ही सिंपल सा जो दिख रहा है वही है, जो इसकी मीनिंग आपको समझ में आ रही बस वही है कि अगर आप लगातार चलते चले जा रहे हैं यानी कि कॉन्टिन्यूअस है, बीच में आप रुक गए डिसकॉन्टिन्यूअस। अगर आप लगातार चल रहे हैं, ये मार्कर है, ये बोल्ड है, अगर ये इसमें लगातार चल रहा है, कहीं पर भी ये छूट नहीं रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, हटा डिसकॉन्टिन्यूअस। अब इस जगह से डिसकॉन्टिन्यूअस, क्योंकि अब हम चाहे कुछ भी कर लेंगे सेम उस पॉइंट से, मैथ्स में नहीं मानते हैं कि सेम उसी पॉइंट से आप फिर से दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो मतलब कहने का कि जहां इस कॉन्टेक्ट छूटा इस मार्कर का और इस बोल्ड का, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। तो इसमें और इस बात को भी और ध्यान रखेंगे कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और ये कोई ग्राफ है, कोई ग्राफ ले रहे हैं, अगर फंक्शन मान लिया कि इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी, ये मान लिया ए है, ये कोई भी कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, हमको पता है, तो इसके लेफ्ट पे ये a माइनस एच, ये बहुत बड़ा गैप लिया है, इतना बड़ा गैप नहीं, ये जो गैप है ये दिखेगा ही नहीं, मतलब ये लगभग ये जो गैप है टेंडिंग टू ज़ीरो है, मतलब h टेंडिंग टू ज़ीरो है, और ये जो लिया है ये a प्लस एच। तो ये तीनों वैल्यूज़ सेम होनी चाहिए। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो a पर जो वैल्यू आए और a के राइट में आए और जो a के लेफ्ट में आए, वो तीनों वैल्यूज़ सेम होनी चाहिए। मतलब कि जैसे कि कोई एक क्वेश्चन बना लें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 4 और 8 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4। कहा जाए कि चेक
कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 4, कहा जाए चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 4। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही इसी लेक्चर में ही निकाला था, जो कि आ रही थी 8। राइट हैंड लिमिट ये भी 8, और ये है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये भी 8 है। अगर ये तीनों लोग बराबर होंगे देन ओनली वी विल से कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अगर इनमें से कोई एक भी बराबर नहीं है तो फंक्शन विल नेवर बी कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन at given point then function is continuous। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। और अगर मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है और ये इसके बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये डिसकॉन्टिन्यूअस ही हो जाएगा। अब डिसकॉन्टिन्यूटी कैसे कैसे हो सकती है उसके बारे में बात करें। डिसकॉन्टिन्यूटी तो समझते हैं। एक बार और बना लेते हैं। ये ऐसे हमने बना लिया, फिर ये लिया और इसको बना लिया। यहां पर ये पॉइंट हो गया। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वैल्यू सेम मिलेगी। मतलब कहने का फंक्शन इसके लेफ्ट पे कॉन्टिन्यूअस है, इस पॉइंट के राइट पे जैसे ही जाएंगे हमको दूसरा फंक्शन लेना पड़ रहा है। तो राइट में डिसकॉन्टिन्यूअस है, कहने का मतलब इसकी अगर हम बात करें तो ये राइट पे कॉन्टिन्यूअस है, लेफ्ट पे आने पर हमें दूसरा फंक्शन पकड़ना पड़ रहा है। ये ए मान लिया, ये ए मान लिया, और यहाँ पर तो ये तो बिल्कुल ही अलग केस है। यहाँ पर ये तो बिल्कुल अलग केस है, ये ए है और ये वैल्यू मान ली बी है। यहाँ पर ये इसके राइट ये ए माइनस एच मान ले रहे हैं, ये ए प्लस एच ले लिया। इन जगह पर जो वैल्यू आ रही है वो सी हो गई, ए पर वैल्यू बी आ गई, और ए प्लस एच पर अब हमको इस पे जाना पड़ रहा है, इसकी वैल्यू हमने सी मान ली। ये ए माइनस एच है जो कि ए के बिल्कुल करीब में है, ये इसको हमने ए माइनस एच लिखा, ये बिल्कुल ए के करीब में है। फिर ये ए है और ए के राइट हैंड साइड में इसको हमने लिखा ए प्लस एच, और लेफ्ट हैंड साइड में ये ए माइनस एच लिखा, और ये वैल्यू है बी, और यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है वो सी। तो इस केस से ही स्टार्ट कर लें। इस केस में क्या है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू बी है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू सी है। ठीक ए पर वैल्यू आ रही है बी और इसके लेफ्ट और राइट पर वैल्यू सी आ रही है। मतलब फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन।
अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए आपको मैं ऐसे ही इस बारे में बात करता हूँ। सोचिए, आप सोचिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। क्या सोचा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स एग्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री पर 1 देगा। 1 देगा, ठीक 90 डिग्री पर, ठीक π/2 पर 1 देगा। तो π/2 पर 1 मिल गया। अब हम 89 डिग्री रखें, साइन 89। साइन 89 की वैल्यू हमको नहीं पता क्या है, लेकिन ये पता है कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। साइन 89 की वैल्यू हमें नहीं पता है क्या है, लेकिन ये बात पता है कि 0 से 1 के बीच में है। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 0 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई। बात समझ में आ गई। अब हमने राइट हैंड लिमिट ली। अब हमने क्या पुट किया? साइन 91 डिग्री। साइन 91 डिग्री की वैल्यू फिर हमको नहीं पता, लेकिन ये बात तय है, ये बात तय है कि जो भी वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी, और 0 से 1 के बीच में किसी भी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 है। तो इट्स क्लियर। अब इस केस में क्या है कि ये है वैल्यू ऑफ द फंक्शन a पर, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू b, इज इक्वल टू, क्योंकि इसके लेफ्ट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इसमें आ रही है c, डिसकॉन्टिन्यूअस। या फिर ऐसे हो सकता है डिसकॉन्टिन्यूअस कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन b है, द फंक्शन इज इक्वल टू, इसके राइट हैंड साइड में कॉन्टिन्यूअस है, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इज इक्वल टू b, और लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू c आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया तो c आ गई। तो ये ऐसे 3 तरह से फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है, मतलब कहने का कुछ भी किसी के भी इक्वल नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल है। अब नेक्स्ट आगे डिसकॉन्टिन्यूटी। ये डिसकॉन्टिन्यूटी का मामला पूरा हो गया है। अब आगे कुछ बेसिक रूल लिमिट्स के। सम बेसिक रूल फॉर लिमिट्स। पहला, लिमिट x टेंडिंग टू a fx प्लस माइनस gx इज इक्वल टू, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a fx प्लस माइनस लिमिट x टेंडिंग टू a gx। फिर मल्टीप्लाई हो, लिमिट x टेंडिंग टू a fx इंटू gx हो, तो इसको भी लिमिट x टेंडिंग टू a fx इंटू लिमिट x टेंडिंग टू a gx, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर लिमिट x टेंडिंग टू a fx अपॉन gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a fx अपॉन लिमिट x टेंडिंग टू a gx। बस ये ध्यान रखेंगे कि ga 0 ना हो रहा हो, वरना चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। फिर लिमिट x टेंडिंग टू a fx टू द पावर gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a fx
लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, और फिर इसके बाद यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स। बस ये ध्यान रखे रहेंगे कि ये डिफाइन हो। फिर इसके बाद एक और आता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ जी एक्स। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये हमने 4 लिख लिया है। फिर आगे f of gx is equal to f of लिमिट x टेंडिंग टू a gx। बस ये ध्यान रखना है कि f इज डिफाइंड, f इज कॉन्टिन्यूअस एट g of a, f इज कॉन्टिन्यूअस एट g of a। अब इसके बाद जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने थोड़ी देर के लिए एक वर्ड का यूज़ किया था, फिर उसके बाद उसको हमने नहीं यूज़ किया है, और वो था इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म जैसे कि क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 2। इसमें अगर हम एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 0/0 आ जाएगा, तो 0/0 कहलाती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक थे DL हॉस्पिटल, उन्होंने रूल निकाल दिया और उससे क्वेश्चंस काफ़ी इजी निकल जाते हैं। अभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की बात करें कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती कितनी हैं। तो सही मायने में अगर हम सही देखें तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स एक होती है 0/0 और एक होती है इन्फिनिटी। 2 ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं। बाकी की और भी फॉर्म जो होती हैं वो क्योंकि इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसलिए उसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। अब इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलने का रीज़न क्या है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलने का रीज़न ये है कि इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। क्या है? 0/0 की वैल्यू 0 भी हो सकती है, इन्फिनिटी भी हो सकती है, -∞ भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, -9 भी हो सकती है, 3/2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये और ये दोनों सेम है। इस 0 को नीचे ले जाएंगे तो इन्फिनिटी, इस 0 को ऊपर ले जाएंगे तो इन्फिनिटी, ये सेम है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये इनडिटर्मिनेट क्यों है। हमने लिखा y = 0/0। जो बेसिक रूल है क्रॉस मल्टीप्लाई का वो तो नहीं बदल सकता है, तो 0 × y = 0। नाउ y कैन टेक एनी वैल्यू, इसका मतलब 0/0 कैन टेक एनी वैल्यू। फिर इसके बाद 0 × ∞, 0 × ∞, ये भी एक इनडिटर्मिनेट हो गई। तो ये हो गई पहली, ये हो गई दूसरी, ये हो गई थर्ड। फिर इन्फिनिटी -∞ में भी ध्यान रखिएगा कि इसको आप कोई क्वेश्चन हो तो इसको ऐसा नहीं कि इसको अलग अलग सॉल्व करें, पहले इसको 0/0 की फॉर्म में बनाएंगे। मतलब इसको हम लिखेंगे, ये 4th हो गया। इसको पहले हम लिखेंगे 1/0 -1/0। फिर हमने एलसीएम लिया 0, तो 0 - 0, यह आया 0/0। पहले हम इसको मतलब कहने का कि अगर हम इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल बताएं कि जैसे कोई क्वेश्चन हो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x -1/10 x, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है। तो ऐसा नहीं कि इसकी अलग लिमिट ले लें, इसकी अलग लिमिट ले लें, हम पहले इसको क्लब करेंगे। मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 और फिर उसके बाद लिखेंगे 10x - x अपॉन x 10x। अब ये x की वैल्यू 0 पुट करने पर 0/0 आ गया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे।
अभी हमको सॉल्व करना नहीं आता है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर बाद करेंगे। तो पहले हम इसको क्लब करके 0/0 की फॉर्म में ले आएंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। फिर इसके बाद तो ये फोर्थ हो गई। अब हम चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ 0⁻0, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। चेक करते हैं। हमने लिया y इज इक्वल टू 0⁻0, इसका लॉग ले लिया। log y इज इक्वल टू 0 log 0। माइनस प्लस से मतलब नहीं है, माइनस प्लस से मतलब नहीं है। अच्छा, ये बात तो क्लियर है कि 0 इंटू इन्फिनिटी है, तो इस इन्फिनिटी को नीचे लाएंगे तो ये 0/0 में ईजिली कन्वर्ट हो रही है। माइनस प्लस से मतलब नहीं है, ये हो गया 0 इंटू, हम इसको बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी, या फिर ये प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है। कहने का मतलब ये सेम यही फॉर्म आ गई थर्ड वाली। फिर सिक्स्थ इन्फिनिटी की पावर 0, इसको भी चेक करते हैं। y इज इक्वल टू इन्फिनिटी की पावर 0, log y लिया तो log y इज इक्वल टू 0 log इन्फिनिटी, और log इन्फिनिटी होता है 0 इंटू इन्फिनिटी। log इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी। एंड सेवेंथ लास्ट 1 टू द पावर इन्फिनिटी। ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी, अब आप सोच रहे होंगे 1 की पावर इन्फिनिटी ये तो 1 हो जाना चाहिए, बट एक्चुअली में जो दिख रहा है वो है नहीं, ये 1 अप्रोच कर रहा है, ये 1 अप्रोच कर रहा है। आई मीन टू से जैसे कि fx इज इक्वल टू, इसको भी हम सॉल्व नहीं करेंगे, केवल बताएंगे इसमें कि जैसे 1 प्लस एक्स की पावर 1/x है, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x है, तो यहाँ पर x अप्रोचेस 0, x अप्रोचेस 0 में ये टेंडिंग टू, x अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो ये टेंडिंग टू 1 टू द पावर इन्फिनिटी है। x बराबर 1 नहीं है, अगर f1 पूछेंगे तब तो वो 1 हो जाएगा, अगर f(1) पूछेंगे तब तो वो 1 हो जाएगा। ये x अप्रोचेस, अगर f(0) पूछेंगे तब तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन ये x अप्रोचेस 0 है, मतलब fx बराबर 1 प्लस एक्स की पावर 1/x है, तो x की वैल्यू अगर 0 को अप्रोच कर रही है तब उस केस में ये आया है, तब उस केस में आया है। बाकी आप लॉग लेकर इसको आप चेक ही कर सकते हैं। इन्फिनिटी log 1 0 होता है, तो इन्फिनिटी इंटू 0 मीन्स सेम यही। अब ये तो हो गए इनडिटर्मिनेट फॉर्म, लेकिन इन सबको कैसे सॉल्व करना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है, अब तो कहानी वहाँ पर आ रही है। तो इन सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे इन सब क्वेश्चंस का आंसर निकालेंगे, अब उस पर बात करते हैं। अब आता है L'Hospital रूल, इसको l'Hospital रूल भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि ऐसे लिमिट x टेंडिंग टू a fx/gx है। इफ fa इज इक्वल टू 0, ga इज इक्वल टू 0, तो लिमिट x टेंडिंग टू a f'(x/g'(x), मतलब कहने का ऊपर अलग डिफरेंशिएट कर दे, नीचे अलग डिफरेंशिएट कर दे, और अब लिमिट ले लें। अगर ये फाइनाइट आ रहा है, 0.0 नहीं आ रहा है, इट्स ओके, लेकिन अगर अभी भी ये 0/0 आ रहा है तो फर्दर डिफरेंशिएट कर दें। मतलब कहने का इफ f'(a) इज इक्वल टू 0 एंड g'(a) इज इक्वल टू 0, तो फिर फर्दर लिमिट x टेंडिंग टू a f'(x) अपॉन g'(x) एंड सो ऑन। कहने का मतलब अगर दोबारा फिर से वो 0/0 आ रहा है तो फिर से आप वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, तो इट्स क्लियर। कहने का मतलब जैसे कि अगर हम कोई क्वेश्चन करके दिखाएं, लिमिट x टेंडिंग टू 4 x² - 16 अपॉन x - 4, इसका आंसर हम लोगों ने भी इसी लेक्चर में ही निकाला था, इसका आंसर 8 आ रहा था। अब इसको हम 4 पुट करेंगे तो 0/0 डायरेक्टली मिल रहा है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 4
ऊपर डिफ्रेंशिएट किया 2x, नीचे डिफ्रेंशिएट किया 1। ऊपर डिफ्रेंशिएट किया 2x, नीचे डिफ्रेंशिएट किया 1, तो x की वैल्यू 4 पुट करेंगे 8 हमारा आंसर आ गया, जो कि इसका आंसर बगैर लॉपिटल रूल यूज़ किए भी आ रहा था। इसी तरह से इसमें अगर है क्वेश्चन लिमिट x टेंडिंग टू 1, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अगर इसमें x की वैल्यू 1 पुट करेंगे 1 माइनस 5, 1 माइनस 6 माइनस 5, और ये देगा प्लस 5 0, 1 प्लस 3 4 माइनस 4 0, यानी कि 0/0 के फॉर्म में है। ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 अपॉन 2x माइनस 4। अब हम लिमिट पुट करके देख रहे हैं x इक्वल टू 1 कि अगर 0/0 आए तो फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अदरवाइज यही आंसर हो जाएगा। तो 1 पुट किया हमने, तो 3 माइनस 12 प्लस 11, 3 माइनस 12 प्लस 11 अपॉन 2 माइनस 4 मीन्स माइनस 2, तो ये आ गया 14 माइनस 12 मीन्स 2 अपॉन माइनस 2 मीन्स माइनस 1। तो ये इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, अभी बातें चल रही हैं लिमिट की, कॉन्टिन्यूटी की, डिफरेंशिएबिलिटी तो अभी आई नहीं है, इसी को कंटिन्यू करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।